अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, पाकिस्तान में हालात तेजी से बदल रहे हैं। कंफ्यूजन है कि मुल्क में आगे होगा क्या। एक तरफ तो इमरान खान मुसलसल जलसे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ PMLN ने जो PTI के लिए जाल बुना था उसमें खुद फंसी दिखाई दे रही है। मईशत को कैसे सहारा दें, अवाम को कैसे रिलीफ दें, इत्तेहादियों को कैसे राजी रखें, इन तमाम फैसलों के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं और उन्होंने अपना ये दौरा एक्सटेंड भी कर लिया है। लगता यह है कि किसी फैसले पर नहीं पहुंच रहे। इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि फौरी इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन क्या PMLN फौरी इंतखाबात की तरफ बढ़ेगी और इत्तेहादियों को भी इस पर राजी कर लेगी या नहीं? यह अहम फैसले हैं जो लंदन से होने हैं। पाकिस्तानी कौम के फैसले लंदन में हो रहे हैं और ये फैसले पाकिस्तान में आकर कब अप्लाई होंगे, पाकिस्तानी कौम इंतजार कर रही है। हम इसी के ऊपर आज बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है तैमूर तालपुर साहब ने। सूबाई वजीर सिंध हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। प्रोग्राम में आपको तैमूर साहब खुश आमदीद कहूंगी। हमारे साथ हैं सदीक अल फारूक साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा है, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फयाजुल हसन चौहान साहब PTI के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। तैमूर तालपुर साहब से प्रोग्राम का आगाज करती हूँ। ये बताइएगा सर कि अभी कंफ्यूजन है हर तरफ से। देखें कि मईशत जो है वो इस वक्त तबाही का जो है वो मंजर पेश कर रही है और हुकूमत मईशत के हवाले से कोई फैसले नहीं कर पा रही है। अवाम को रिलीफ देने के लिए उनके पास कोई पैकेज नहीं है क्योंकि मुल्क का खजाना खाली है। इसमें सिर्फ एक हल नजर आता है, वो है इलेक्शन करवा दिए जाएं ताकि एक मुंतखब हुकूमत आके तमाम के तमाम फैसले करे। तो इसमें पीपल्स पार्टी को आखिर क्या दिक्कत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इलेक्शन तो मेरे ख्याल से सारी जमातें ही कराना चाहती हैं, कोई थोड़ा जल्द कोई थोड़ा दूर, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ा मसला जो अभी हमारे पास है वो ये है कि जिस हालत में हमें पाकिस्तान मिला है, जो करप्शन की हालत है, 117 से 142 मोस्ट करप्ट नेशंस पे पाकिस्तान को ले गए। हर जगह पर जो है सिवाय पैसे कमाने के इनके कुछ नहीं किया। इनकी जो है गोगा और गोगियां क्राइम मास्टर्स जो इनके थे, तो उन सब चीजों के बावजूद हमें पता था कि ये इश्यूज आएंगे और ये इश्यूज सेटल करने होंगे। मेरे ख्याल से कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। ज्यादातर मेरे ख्याल से नून लीग के लोग भी शायद इलेक्शन जल्दी चाहते हैं और पीपल्स पार्टी में भी मिलती जुलती सोच है। पर मैं समझता हूँ जब प्रेसिडेंट जरदारी और शहबाज शरीफ साहब साथ में बैठेंगे तो उनका कंसेंसस होगा। कोई इसमें कंफ्यूजन वगैरह नहीं है कि हम कुछ और कह रहे हैं और वो कुछ और कह रहे हैं। तो हम एक ही पेज पर हैं, सोच में फर्क है। हम ऑफ कोर्स ये चाहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स जिनकी वजह से हमने इनसे हुकूमत छीनी है, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स होने बहुत जरूरी हैं। तो वो इलेक्शन रिफॉर्म्स होने के बाद मेरे ख्याल से हमें कोई भी इशू नहीं है अर्ली इलेक्शन में। लेकिन जब ये तहरीक अदम एतमाद आई थी उस वक्त ये 1 पॉइंट एजेंडा था कि इमरान खान को रुखसत किया जाए, और जब ये पूछा जाता था, ये बार बार सवाल उठाया जाता था कि आप लोग आकर क्या हुकूमत में करेंगे, उस वक्त यही जवाब था कि हमारे पास हम इत्तेहादी मिलकर मुशावरत से कर लेंगे और शायद जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे। शायद बहुत सारे बहाम उस वक्त भी मौजूद थे जो कि अभी भी उन तमाम सवालों के जवाब नहीं आ पा रहे हैं। तो ये बहाम है या मजीद कंफ्यूजन बढ़ेगी या मिलकर कोई फैसला हो सकता है? देखिए जी, ये तो हमें तो कम से कम एक्सपेक्टेड था कि हालात बहुत खराब हैं। मुल्क को पता नहीं कहां से कहां कौन सी सदी में घसीट दिया इन लोगों ने, तो उसमें टाइम लगेगा। अगर कोई ये सोच रहा था कि हमारे हुकूमत के आते ही, इत्तेहादी हुकूमत के आते ही उसके 1 महीने में हर चीज सही हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने 3.5 साल खाना खराब किया हमारी इकोनॉमी का। तो हमें कुछ महीने, मैं समझता हूँ 3 से 6 महीने दरकार है ताकि हम इन्फ्लेशन को नीचे लेके आए, हम डॉलर को किस तरह से फिर वापस स्टेबल करें पाकिस्तान करेंसी के साथ, और इनकी करप्शन के किस्से हम जो है खत्म करें, जो पैसे इन्हें खाए वापस लाके इसी इकोनॉमी के अंदर लगाएं। तो इट विल टेक सम टाइम। मेरे ख्याल से एक जो आजकल थोड़ा कंफ्यूजन आ गया ना कि कुछ भी नहीं हो सकता, हर चीज बदतर हो रही है, नहीं, हर चीज बेहतर होगी, पर कुछ टाइम जरूर दरकार है। जी राइट। लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत पूरी की पूरी इत्तेहादी जमातें इमरान खान के एक नैरेटिव की वजह से प्रेशर में आ चुकी हैं। कुछ भी इमरान खान सबका जो नैरेटिव है वो उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो नज़र नहीं आ रही है, और हुकूमत इत्तेहादी जमातों का जो कोई अपना नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए वो भी कोई नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए इलेक्शन, सब कह रहे हैं, हर जानिब इलेक्शन की गूंज है कि फौरी इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएं। तो क्या फौरी इलेक्शन अनाउंस होंगे या इस्लाहात के लिए आप वेट करना चाहते हैं? अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद आते हैं तो फिर क्या, फिर भी इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे?
नहीं, मैं नहीं समझता कि इलेक्शंस जब तक हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम नहीं लाते तब तक मैं नहीं देखता इलेक्शंस को इलेक्शंस का शेड्यूल कम से कम अनाउंस होते हुए। ये रिफॉर्म्स के होते ही शेड्यूल वगैरह अनाउंस हो जाएगा। और ये जो धमकियां दे रहे हैं हमें, ये धमकियों से हम थोड़ी डरने वाले हैं। हम सियासी लोग हैं, हमने तो जेलें भी खाई हुई हैं, तो जरा ये भी जेलें खा के देखें जरा। इनके केस जो इनके वो केस इनके खुलेंगे अभी, और ये समझते हैं कि ये आके वायलेंस फैलाएंगे तो हम चुप करके बैठेंगे। हम इनको सबक सिखा देंगे। आपने देखा था जो बड़ी बड़ी लोग बैठ के बातें कर रहे थे कि हम डरते नहीं है और हम ये कर लेंगे, हम वो चूहे की तरह दौड़े सारे के सारे कोर्ट में जाके बिल लिए कि हम कहीं अरेस्ट ना हो जाए। लेकिन तैमूर साहब वो तो कह रहे हैं, पीटीआई ये कह रही है कि आप लोग इसलिए टाइम लेना चाह रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी केसेस हैं और इस वक्त पीएमएलएन के खिलाफ भी केसेस हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। और अभी तो बातें ये भी हो रही हैं कि नैब को ही खत्म कर दिया जाए। देखिए जी, 3.5 साल हम पर इन्होंने क्या जुल्म नहीं किया, क्या ज्यादतियां नहीं की, कौन सी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो इन लोगों ने हमारे साथ नहीं की। उसके बावजूद ये कुछ नहीं ढूंढ सके, हमारे खिलाफ कुछ नहीं ला सकते। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी क़यादत को कभी अंदर डालते रहे, कभी बाहर डालते रहे, कभी अंदर डालते रहे, हम बेलों पे बाहर। तो हमारे खिलाफ तो कुछ मवाद है ही नहीं, क्योंकि ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। असल जो है वो अब शुरू होगी। अब नैब खत्म क्यों होगा? अब तो नैब काम करेगा। अब तो नैब इनको बताएगा कि इनकी जो किस्से कहानियां, जो इनके सारे वुज़रा कहां से कहां तक अरबपति और खरबपति हो गए। हमारी अलीमा बाजी जो है वो 70 अरब उसने वाइट करा लिए, ये कह के कि ये सारे पैसे उसने कपड़े सी के कमाए हैं। तो ये चीजें सारी हम सारे लाएंगे। प्राइम मिनिस्टर जो 2 लाख रुपए अपना साल का भरता था इनकम टैक्स, उसका इनकम टैक्स करोड़ को क्रॉस कर गया। तो ये सारी चीजें अभी सामने आएगी। हमें कोई जल्दी नहीं है और आवाम कुछ थोड़ी परेशान जरूर होगी। क्यों नैब के हवाले से मैं मजीद बात करती हूँ। इसके तैमूर साहब मैं बात करती हूँ कि इमरान खान साहब ने आज नैब के हवाले से क्या कहा है, इस पर मैं बात करती हूँ। सदीक अल फारूक साहब है, मैं उनके केसेस के हवाले से भी सवाल कर लूँ। सदीक अल फारूक साहब, ये बताइएगा कि अभी इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। जैसे FIA ने आपने प्रोसिक्यूटर को कह दिया कि वो पेश ना हो और वो अदालत को कहें कि इस वक्त क्योंकि वजीर आला और वजीर आजम उनके केसेस हैं तो इनको विड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। तो क्या वाहिद मकसद ये है इस वक्त कि ये केसेस खत्म किए जाएं? बात तो ये है कि बाकायदा FIA ने बयान जारी किया है कि कोई केसेस खत्म नहीं हो रहे हैं। तो इमरान खान तो झूठ बोलता है ना। दूसरी बात है कि इमरान खान ने जितने मुकदमे कायम किए हैं वो तो झूठे हैं। वो तो चाहे अरशद मलिक का जो वीडियो है उसको देख लें, वो जनाब शहबाज शरीफ साहब का साफ पानी केस से रिहाई देख लें, वो जनाब शहबाज शरीफ साहब का वो जो अखबार ने लंदन के छापा था उसको जनाब जुर्माना और वहां से अदालत से बरात देख लें, जनाब नवाज शरीफ से बरात शीट वालों की माफी देख लें और हरजाना दिया है वो देख लें। यहाँ दीगर बहुत से मुकदमात या ख्वाजा बरादरान की जो जमानत हुई तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लें कि नैब को किस तरह इस्तेमाल किया गया। वो तो उन्होंने लिखा है कि इमरान खान ने, हुकूमत ने जो है वो वफादारियां तब्दील करने और सजाएं देने के लिए नैब को बतौर आला कार के इस्तेमाल किया है। सदीक अल फारूक साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इमरान खान साहब ने आज ये भी क्लियर कर दिया है कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था। जिन्होंने केसेस बनाए उन्होंने ही PMLN को या उन्होंने ही इन केसेस से इन लोगों को रिलीफ दिया है। इस वक्त इमरान खान जो है वो कोई आसमान से नहीं उतरा हुआ कि उसकी बात जो है उस पर हम एतमाद कर लें। इमरान खान ने ब्लैकमेल किया मौजूदा चेयरमैन नैब को, इमरान खान ने इनकी वीडियो चलाई, इमरान खान ने फिर इसी को एक्सटेंशन दी। इमरान खान कहता था मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको जेल भिजवाऊंगा। ये शहजाद अकबर और ये लोग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो सारे झूठे साबित हो गए। जब वो सारे झूठे साबित हो गए हैं, उनके केस झूठे साबित हो गए हैं, आज फिर वो बातें करते हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं था। तो ये कौन कहता था कि हम और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं? बल्कि उनके तो तर्जुमान फवाद चौधरी ने तो यहां तक कह दिया था कि फौज, अदलिया और हुकूमत तीनों एक पेज पर हैं। तो फिर वो पेज कब फटा? तो ये तीनों एक पेज पे थे। कम से कम आप जो सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एंकर हैं, इन बातों को भी सामने रखें और चलाएं ना, जरा उनकी क्लिप्स चलाएं, जरा वीडियो चलाएं, ये सारी बातें सामने आ जाएंगी। अच्छा, अब आपने कहा जी मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी कि तैमूर साहब ने क्या जवाब दिया, क्योंकि मेरी तरफ उनकी आवाज ही नहीं आ रही थी। लेकिन आपका सवाल कि जी इलेक्शन की गूंज है, इमरान खान ये इलेक्शन कर रहा है, तो भाई फिर ये खुद क्यों नहीं तोड़ के इलेक्शन कराए? खुद तोड़ते और इलेक्शन करा लेते। अब सूरत हाल ये है
कि खजाना आप खुद फरमा रही हैं खाली है, तो इलेक्शन पे फौरी तौर पर 50 अरब खर्च करें, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपके सामने हकायक रखे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ये बात गालिबन 8 या 9 अप्रैल की है, जी। उन्होंने कह दिया कि हम 7 महीने से पहले तो किसी इलेक्शन सूरत नहीं करवा इलेक्शन नहीं सकते। करा सकते, जी, ठीक तो है। फिर कौन इलेक्शन कराएगा? लेकिन जाहिर है कि उसके लिए अगर इलेक्शन फौरी तौर पे करवाए जाते हैं, हल्का बंदियां आपको रोकनी पड़ेंगी, और इस्लाहात जो की गई हैं वो उसके लिए फिर क्या होगा? क्या उनको बुलडोज कर दिया जाएगा और पुराने तरीकेकार से इलेक्शन होगा? ये जाहिर है कि एक सिनेरियो बनता है जिसको देखने की ज़रूरत है। तैमूर साहब, इसके ऊपर मैं आपसे सवाल करूंगी कि रिफॉर्म्स किस किस्म के चाहते हैं? एक तो ईवीएम मशीन के इमरान खान साहब करके गए हैं, ओवरसीज को वोटिंग का हक इमरान खान साहब दे के गए हैं, अब ये तो फेयर तरीके से कि मशीन के जरिए वोटिंग होगी। इससे ज्यादा आप क्या रिफॉर्म्स क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल जी, ऑफ कोर्स ये जो इन्होंने पहले आरटीआई सिस्टम के थ्रू कुछ सीटें निकाल के और मेजोरिटी में आ गए थे, हमें वो सारी चीजें जो उनकी तरह एक्ट कर सकती हैं उनको हमें खत्म करना है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की मेजोरिटी और हमारी असेंबलीज भी यही चाहती हम्म हम्म, जी हैं। ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरह से कई बार ये होता है कि थर्ड पार्टी आके और इन्वॉल्व हो जाती है, जो इलेक्शंस होती हैं उनको वन साइडेड करने की कोशिश की जाती है, तो वी हैव टू सिट एंड मेक श्योर कि कभी फ्यूचर में कोई भी ऐसी जगह ना हो जहां से कोई इंटरफेरेंस आ सके। इलेक्शन शुड बी फुली ट्रांसपेरेंट एंड वेरी क्लियर। जी तैमूर साहब, मैं सिंध के हवाले से बात कर लेती हूँ आपसे। सिंध में आप देखें, वफाक में आप इत्तेहादी हो चुके हैं। पहले इमरान खान से आपको ये शिकवा था कि जी वफाक से हमें पैसे नहीं मिलते, अब तो आप इत्तेहादी हैं, अब सिंध के मसाइल हल करें ताकि अगले इलेक्शन में आप तो कम से कम आवाम के पास जा सके। बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। सिंध के जो मसले मसाइल थे जो कि हमारी हद तक महदूद थे, जिनमें हमें वफाक की जरूरत नहीं थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बेहतरी से मसले हल किए हैं। पर जहां पर हमें वफाक की जरूरत पड़ती थी और इमरान खान इस तरह से ट्रीट करता था सिंध के सूबे को जैसे कि हम कोई इंडिया का हिस्सा हो, तो अब हमारे पास वो महरूमी नहीं रही। अब हमारे पास ज्यादा बेहतर चांसेस है, ज्यादा बेहतर काम करने का। शहबाज शरीफ साहब आए थे कराची, उन्होंने हमारी कैबिनेट की मीटिंग सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब के साथ चेयर की थी, जो हमारे मसले मसाइल थे हमने उन्हें बताए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हर चीज पे पॉजिटिविटी भी दिखाई, और काफी ऐसे हमारे मैटर्स थे जिन्होंने उन्हें एग्री भी किया है, और काफी चीजों में हमें अब नजर भी आ रहा है कि हमारी फंडिंग गलत ज्यादती से रोकी गई थी, अब वो खुल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत साल हुकूमत की है, कंटिन्यूसली कोई 13 साल से हम हुकूमत करें, इंशाल्लाह ताला और भी बेहतर काम करेंगे। फ्यूचर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही है। हमारा फर्ज है काम करना। अगर वफाक हमारे साथ जू बजू चलने को तैयार है तो आप देखेंगे कितनी ज्यादा तरक्की यहाँ पे हमारे अब देखिए कि सिंध में पानी का एक बड़ा मसला है जो सर उठा रहा है, इसके लिए कोई हल सिंध हुकूमत के पास हमें नजर नहीं आ रहा, तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, पानी का जो हल है वो एक नेचुरल चीज है जो कुछ सालों में हमारे साथ इशू आता है, पिछले कई सालों से इशू आ रहा है। अब जो हमारा शेयर है पानी का वो कम होना इशू है हमारे लिए। जो पानी है वो ऊपर से ही कम है, यानी कि एक लॉसेस तो हमारे पास है, वो लॉसेस कवर कैसे करना है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि लॉसेस सारे सूबे इक्वली शेयर करें। पहले जब पीटीआई की हुकूमत थी तो इमरान खान और उसके इमरानडूस सुनने को तैयार नहीं थे हमारी बात, हमारी आवाज। अब शहबाज शरीफ साहब रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, जब हमने बताया कि हमारा शेयर जो है लॉसेस का इक्वली बाकी सूबे शेयर करें, उन्होंने उस पर भी एग्री किया है, और पानी में भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ गई है। जी ठीक है, सदीक अल फारूक साहब आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि ये अभी बात हो रही है कि रिफॉर्म्स की बात करें, मैंने अभी तैमूर साहब से भी यही सवाल किया कि रिफॉर्म्स आप कैसे चाह रहे हैं और कब तक ये हो सकते हैं, मुमकिन है, नहीं है। सदीक अल फारूक साहब, ये देखें कि पाकिस्तान में कई दिहाइयाँ गुजर गई हैं, 3 हुकूमतें तो आपने भी इंजॉय कर ली हैं, ये चौथी हुकूमत आपके पास है। रिफॉर्म्स आज तक नहीं हो सके, मनपसंद वही रिफॉर्म्स होते हैं जिसमें बेनिफिशरी आप हों, तो तभी आपको लगता है कि एम्पायर भी आपके साथ है और ये इलेक्शन जो है वो भी सही हुए हैं, फेयर हुए हैं। तो ये सब मिलकर तो किसी नुक्ते पर नहीं आ सकते, तो फिर कैसे रिफॉर्म्स करेंगे और कितने टाइम में कर लेंगे कि जिसके लिए तमाम जो स्टेक होल्डर है वो मुत्तफिक हो सके? देखिए, हमारा रवैया इमरान खान के साथ बड़ा मुस्बत था। जब तहरीक लब्बैक ने धरना दिया तो हम इमरान खान के साथ अपोजिशन के तौर पर सारी पार्टियां खड़ी हो गई। कोरोना आया तो सारी पार्टियां खड़ी हो गई।
इंडियन एग्रेशन आया तो सारी पार्टियां खड़ी हो गई साथ। इमरान खान का रवैया मुख्तलिफ है। अब आप एक तरफ बहुत सी बातें फरमा रही हैं, दूसरी तरफ 4 हफ्ते में सिंध के मसाइल भी हल कर दें, जमींदारों के मसाइल हल कर दें, ताजरों के कर दें, सनतकारों के कर दें, आम आदमी के कर दें, प्रोफेशनल के कर दें। 4 हफ्ते में सब नहीं होता। अब पानी का मसला है। अब आप ये, मैं आपके जरिए आपके चैनल के नाजरीन को समझाऊं कि जो अब इस वक्त सिंध, दरियाए सिंध खुश्क नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में आपने अपने भी चैनल पे और बाकी चैनल्स पे देखी होगी कि दरमियान में पानी बह रहा है और साइडें खुश्क हैं। अब इसका क्या हल है कि जो ग्लेशियर्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दो और गिलगित के साथ जो सारे ग्लेशियर्स हैं, वो जून जुलाई में तेज गर्मी की वजह से पानी, वो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, वो पानी आएगा, दरिया सिंध में पानी बढ़ेगा, डैमों में पानी आएगा, तो ये पानी का मसला एक हद तक तो हल होगा। दूसरा, बारिशों की कमी है। अब इसमें कोई हुकूमत बारिशों की कमी में कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता ये है कि आज से ये शुरू किया जाए कि जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट किया जाए, जी, कि उसको और स्टोरेज बहुत करने बड़े का हमारे तादाद में पास डैम यही बनाए बेहतर है। मैंने कहा ये तमाम मलबा आप ये तो नहीं कह देंगे कि ये तो अब सारे कुदरती काम है तो अल्लाह के ऊपर ही छोड़ दिए जाएं कि वो अल्लाह ही कौम पर अल्लाह ताला के ऊपर करे, नहीं, तो फिर ही लेकिन कुछ हो मिसाल के सकता है। तौर पर इमरान खान ने कहा था कि हम 350 डैम बनाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में, तो 9 साल में तो उन्होंने एक डैम भी ना बनाया। 350 डैम। उन्होंने कहा था कि हम 150 कॉलेजेस बनाएंगे, 30 यूनिवर्सिटियां बनाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं, अभी तैमूर साहब ने भी कहा है कि चले इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं, रिफॉर्म्स होती रहेंगी। इमरान खान साहब ने भी ये इंदिया दिया है कि पहले इलेक्शन अनाउंस कर दें, फिर उसके बाद में रिफॉर्म्स के लिए सबके साथ नहीं कराने, इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन की मशीनरी आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ने, आप ये बात फिर समझें, दोबारा समझें कि जब 5 मेंबर बेंच ने, लार्जर बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया कि इलेक्शन आप कितने दिनों में कर सकते हैं, 3 महीने में कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी 7 महीने से पहले हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो इसलिए कहा था कि हल्का बंदियां होनी थी, इसलिए वो कह रहे थे कि अभी नहीं करवा सकते। तो फिर आप फिर कौन समझाएगा जाके इलेक्शन कमीशन को कि हल्का बंदियां भी ना करो, फलां चीज भी ना करो, ये भी ना करो और इलेक्शन करा दो? कौन कहेगा? नहीं तो फिर कोई अबूरी सेटअप आ जाए, तब तक अबूरी सेटअप आ जाए, आप इलेक्शन अनाउंस कर दें। आप वो बातें कर रही हैं जैसे आपकी जगह आपके इस इदारे के जो अपना नायब कासिद है उसको लाके बिठा दिया जाए और कहे कि प्रोग्राम करो, शाबाश जल्दी करो, प्रोग्राम करो, जल्दी करो। वो नहीं कर सकेगा प्रोग्राम। नहीं तो आप क्या कर सकेंगे, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि तो आप हम ये कह रहे हैं कि नायब कासिद नहीं करेगा, एक एंकर पर्सन की जगह एक ट्रेंड एंकर पर्सन, और या फिर उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। यही तो मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे कि ये काम तो 70-75 सालों में नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ने 7 महीने मांगे हैं, उससे पहले अगर आप कराना चाहती हैं तो हम आपको इख्तियार देते हैं, करा दे जाके इलेक्शन। हालात, मुल्क की जो जिस तरफ सिचुएशन जा रही है, इसको जिस तरह से आवाजें उठ रही हैं, इसका इलेक्शन हल नहीं है जी। इसका फिर हल क्या है? इसका हल ये है कि पहले इसको ठीक किया जाए, जो खराबियां उनको ठीक किया जाए, एतमाद बहाल किया जाए, उधर इलेक्शन कमीशन तैयारियां करे। बहाल होने की महीने के बाद इत्माद, जी तैमूर साहब, इत्माद बहाल होने की बजाय इत्माद तो मजीद बिगड़ रहा है कि अब इदारों को भी सियासत में घसीटा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इदारों के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं बार बार, जैसे इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ को, फौज को सियासत में मुख्तलिफ तरीकों से बयानात के जरिए उनको लाया जा रहा है, और बार बार DGISPR इसके ऊपर कहते हैं कि आप इस तरह के बयानात दें, सियासतदान इस तरह के बयानात से गुरेज करें। तो ये मामला तो अब मजीद बिगड़ रहे हैं, ये दुरुस्त तो नहीं हो रहे। नहीं, मैं समझता हूं कि किसी को भी ये हक नहीं होना चाहिए कि वो हमारे इदारों पर बात करें, और सियासत में फौज को इन्वॉल्व करना बिल्कुल ही नाजायज ही है, और ये इससे गुरेज करना चाहिए। हम सब जमातों को गुरेज करना चाहिए, पर मतलब हालात तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा। हालात कोई बदतरी के पास नहीं जा रहे, हालात हमें जैसे मिले हैं वैसे हमने उनको स्टेबल रखा हुआ है। अब वक्त आया है हालात को बेहतर करने का। अब देखेंगे इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में बेहतरी होगी, और 6 महीने तक मैं समझता हूँ हम बहुत रिकवर कर चुके होंगे, इकोनॉमी को भी काफी रिवाइव करा चुके होंगे, इन्फ्लेशन को हम कम ले करेंगे इंशाल्लाह ताला,
और हमारा जो प्रोसेस है इलेक्शन का, इंशाल्लाह टाइम के साथ आपको डेट्स अनाउंस होना शुरू होंगी। जी सब यही तैमूर सब यही बात है कि इदारों के हवाले से सब ये कह तो देते हैं कि नहीं बात करनी चाहिए, ईंट से ईंट बजाने की बात किसने की थी, 3 साल के लिए कौन आता है, किसने बात की थी। जिसको जिस वक्त जो सूट कर रहा होता है, जिसका जो बेनिफिशियरी होता है वो तो वाह वाह करता है, वो तो ये कह देता है कि न्यूट्रल हो गए सब। लेकिन जब अब ये बेनिफिशियरी नहीं रहते तब ये कहते हैं कि ये जो है इनके खिलाफ बयानात आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो मामला तो लगता ये है कि ये एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में बॉल की तरह जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं नजर आता। मैं समझता हूं कि आज जितनी भी सियासी जमातें हैं, मैं पीटीआई को नहीं काउंट करूंगा क्योंकि मैं पीटीआई को सियासी जमात नहीं समझता। वो तो एक मकसद के लिए इनको लाया था, ऐसी एक्सपेरिमेंट थी जो कि फेल हो गई और पूरे मुल्क को फसाद और मुसीबत में डाल दिया। पर मैं समझता हूँ उसके अलावा जितनी भी सियासी जमातें हैं वो आज सब एक ही पेज पे हैं और वो यही कहती हैं कि सियासत से दूर रखना चाहिए पाक फौज को, पाक फौज की इज्जत और रिस्पेक्ट जो है वो बरकरार रखनी चाहिए। और हम सब जब इसी पेज पे, तो मैं समझता हूँ उसमें बेहतरी आएगी। अगर कोई इसके खिलाफ जाएगा तो पाकिस्तान की अवाम उसके खिलाफ यकजहता खड़ी होगी। अच्छा तैमूर साहब ये बताइए कि जैसे इमरान खान साहब ये कह रहे हैं अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं होते तो उसके बाद 20 मई के बाद अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, फ्रंट फुट पर पीएमएलएन है और अगर हालात अनारगी की तरफ जाते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को सपोर्ट करेगी? और खुदा न खास्ता अगर इस सिस्टम को ही खतरा हो गया, हालात इस नहज पर पहुंच गए कि इस सिस्टम को खतरा हुआ, इस पार्लियामेंट को खतरा हुआ, इस जमहूरियत को खतरा हुआ, तो फिर आप किसके साथ खड़े होंगे? देखिए जी, अगर इमरान खान समझता है वो हमको डरा के, धमका के और इस किस्म की धमकियां दे के जबरदस्ती कुछ कर सकते हैं तो वैसा कुछ भी नहीं होगा। कोई भी ताकत, इमरान खान खसूसन कोई भी ताकत अगर हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी की तरफ देखेगी तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे, चाहे वो पीएमएलएन हो या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। और ये बातें करनी आसान है, इनको निभाना अलग है। आज पाकिस्तान की अवाम भी समझ गई है और आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा लोग भी समझ रहे हैं कि इमरान खान का असल बयानिया क्या है, उसके मकासद क्या हैं। मुझे तो उसके मकासद तभी समझ आ गए थे जब वो जरदारी साहब के पैरों में गिर गए थे कि किसी भी तरह आप हमसे बन जाएं और आप इनका हिस्सा ना बने, पीडीएम से अलहदगी कर ले, इनके ग्रुप से अलहदगी कर ले। तो मैं तभी समझ गया था कि ये पावर का भूखा शख्स है जो अब पीएम हाउस में आने के बाद ताकत के बगैर नहीं रह सकता। तो हमारे पास तरीके हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे थे तैमूर साहब, पीडीएम से जो जरदारी साहब ने अलहदगी इख्तियार की थी उसके पीछे ये वजह थी इमरान खान साहब पांव में पड़ गए थे? नहीं जी, नहीं। मैं आपसे तब की बात कर रहा हूँ जब हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर रहे थे। उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के से पहले जब हमें मैसेज आए थे और अलग अलग तरीकेकार, अलग अलग लोग हमें अप्रोच कर रहे थे और फिर आखिर में तुम्हें मैसेज मिला था कि इमरान खान आके मिलना चाहता है सदर जरदारी से, बशर्त कि वो नून लीग की सपोर्ट ना करें, अलग हो जाए। तो मैं उस वक्त ही समझ गया था ये कितना पावर हंगरी इंसान है और क्या इसके मकासद है। जी ठीक है तैमूर साहब, बिलावल साहब ने भी पार्लियामेंट में ये कहा है कि उनको एक धमकी मिली थी कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद से पीछे नहीं हटते तो मार्शल लॉ जो है वो लग जाएगा, इस तरह की धमकी दी गई थी। तो ये धमकी किसकी जानिब से आई थी? ना तो वो नाम मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने लिया है, ना ही मेरे ख्याल से मैं वो नाम ले सकता हूँ। पर मैं समझता हूँ आपको भी पता है और बाकियों को भी पता होगा कि ये धमकी किस तरह से आई थी। असल बात वो नहीं होती कि बंदूक किस पे हाथ में है, असल वार जो कराने वाला होता है उस बात होती है। वो आपको पता है कि इमरान नियाजी ही था और उसके इमरान थे। जी ठीक है सदीक अल फारूक साहब, आपने ये बात सुनी है कि जैसे कि मार्शल लॉ की भी बात है, इस वक्त अगर इस्लामाबाद पहुंचा जाता है फ्रंट पर तो पीएमएलएन है, शहबाज शरीफ साहब है। शहबाज शरीफ साहब फेस कर पाएंगे? इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने तो धरने फेस किए हैं, शहबाज शरीफ साहब फेस कर लेंगे? पहली बात तो ये है कि इमरान खान ये सारा शोर इसलिए मचा रहा है कि उसने और उसके हवारियों ने जो करप्शन की हुई है उसकी वजह से उन पर मुकदमे न बन सके और वो किसी तरह से अपनी जान छुड़ा लें। तो ये उसकी जान जो करप्शन की है, कोई मुकदमा बाकायदा तौर पर तो चार्जशीट नहीं हुआ। जी मुझे तैमूर साहब का नहीं पता चल रहा कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुन लें जी। तो ये करप्शन के मुकदमात से तो उसकी जान नहीं बच सकती। हम कानून के मुताबिक मुकदमात जो है वो उस पर बनेंगे। दूसरी बात ये है, मैंने कहा है कि वो पहले आके तो दिखाए ना जी,
लाए ना 25 लाख आदमी, हम उसका मुकाबला नहीं करेंगे, वो ला नहीं सकेगा, मैं ये आपको बताता हूँ। जी ठीक है। सदीक अल फारूक साहब, कैसे इस्लामाबाद में कैसे रोकेंगे इमरान खान साहब? इमरान खान कानून के मुताबिक उसको जगह देंगे, वो वहां लाए 25 लाख बंदे। अगर कानून से हटके वो कोशिश करेगा कि वो रेड जोन में दाखिल हो, तो फिर कानून जो है वो अपना रास्ता बनाएगा, फिर कानून का डंडा चलेगा। बिल्कुल। सदीक अल फारूक साहब, लास्ट धरना आपको याद है कि चौधरी निसार साहब उस वक्त के वजीर दाखिला की बात मानने से इनकार कर दिया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तो अब क्या राना सनाउल्लाह साहब की बात मानी जाएगी? उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का मामला सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थे। आपको मालूम है कि उस वक्त कुछ और मामला थे। उस वक्त इमरान खान को फुल सपोर्ट किया जा रहा था, और वो मामला जो है वो चला था अपना उस वक्त के जो सरबराह थे एस्टेब्लिशमेंट के, उस वक्त के जो सरबराह थे एजेंसीज के। फिर वो मामला अब खत्म है। अब कह चुकी है फौज के हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। इस न्यूट्रलिटी में जब कोई सपोर्ट, वो यही तो इमरान खान चाहता है ना कि न्यूट्रलिटी खत्म करो, मुझे सपोर्ट करो, और उसे उस तरफ से वो समझ रहे हैं कि ये जो हमारी न्यूट्रलिटी नहीं थी उसकी वजह से इदारे को नुकसान पहुंचा है, इदारा न्यूट्रल नहीं रहेगा, ऐसी तो अब कशमकश उसको वो में सपोर्ट नहीं मिलेगी। आप याद रखें, अब वो सपोर्ट नहीं है। ऐसी कशमकश में जैसे सियासतदान आपस में गुथम गुथा है, कोई तीसरी फोर्स के आने का खतरा भी पैदा हो जाता है। मुझे ये जैसे हालात हमें कुछ नजर आए। मैं आपके साथ बहुत, तो हमारा पुराना एक ताल्लुक है। आप लाजमी अपना आइन को खत्म करना चाहती हैं? नहीं सर, मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जमहूरियत समझदार, बेहतर बालिग हो जाए, वो जमहूरियत जो पार्लियामेंट है मजबूत वो हो आइन जाए। के मुताबिक चलने में है, और आइन ये कहता है कि अगर इस असेंबली की मुद्दत 9 अगस्त 2023 तक है तो वो भी चॉइस मौजूद है। अगर उससे पहले इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन जब तैयार होगा उससे पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट में भी ये ऑब्जर्वेशन आ चुकी हुई है, और मेरी और आपकी ऑब्जर्वेशन या आपके सवालों का और मेरे इधर उधर के जवाबों का कोई हैसियत नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका हुआ है, उससे पहले तो इलेक्शन हो नहीं सकते। और इमरान खान ने अगर जोर लगाना है, तो मैंने बार बार कह रहा हूँ आपसे, लगा ले जोर, हम बता दें कि उसमें कितना जोर है, आप देख लें। जी ठीक है। तैमूर साहब, ये बात तो जाहिर है कि मैंने जैसे सदीक अल फारूक साहब से भी यही किया है सवाल कि अगर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं तो उस वक्त फोर्स का अपने लोगों पर, जो हमारी फोर्सेस हैं वो तो फोर्स का यूज नहीं करेंगे, एक मॉडल टाउन न्याय तो नहीं होगा। अगर ऐसी कोई इंतशार की सूरत हाल होती है तो आप किस वक्त कैसे खड़े होंगे? आप उस वक्त क्या फोर्स का यूज करने का कहेंगे? मैं समझता हूं कि कोई भी जमहूरी ताकत जमहूरी तरीके से अगर एहतजाज करना चाहती है तो हम उनको वेलकम करते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत उनको सपोर्ट करेगी। पर अगर कोई कानून अपने हाथ पे लेने की कोशिश करता है, अगर कोई नुकसान करने की कोशिश करता है हमारे मुल्क के, हमारे एसेट्स पे, तो फिर ऑटोमेटिकली कानून हरकत में आ जाता है, और जो जिस तरह से करेगा वो उसी तरह से भरेगा जी। लेकिन हालात मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। सदीक अल फारूक साहब को गो कि मेरी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन हालात एक वक्त में जब इमरान खान साहब का जब ये हमने देखा था कि स्पीकर की रूलिंग के बाद जो हालात पैदा हो गए थे, प्रिजनर वैन आ गई थी और सब कुछ जो हालात हो रहे थे, वो एक उस वक्त भी असाबी जंग नजर आ रही थी, हमें मुल्क में कुछ भी हो सकता था, ऐसी कैफियत नजर आ रही थी। तो हम इस कैफियत में नहीं जाना चाहते। अब दोबारा से हम चाहते हैं कि ये पुरम तरीके से तमाम सियासी जमातें बैठकर फैसले कर लें, और एटलीस्ट अगर किसी स्टेक होल्डर को तहफ़्फ़ुज़ात है तो इसके ऊपर मिल बैठ के फैसला कर लें। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो फिर क्या करेंगे? जी, बात बातचीत के साथ तैयार है। बातचीत तो हर चीज का हल उसमें निकलता है, पर बातचीत करना इमरान नियाजी जैसे एक झूठे आदमी के साथ पूरा मुश्किल होता है, जो कि अपनी बात पर चेंज, जिसके साथ कोई मेंटल इश्यूज हैं, जो अपनी बातें बरकरार नहीं रह सकता। तो मेरे ख्याल से फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुल्क का जो है सबकी मुशर्रत के साथ बातें आगे चलती रहें। तो जैसे कि हमने वो कहा कि अगर कोई अपने हाथ में कानून लेगा, अगर कोई पाकिस्तान की या किसी पाकिस्तानी को नुकसान देगा, तो फिर तो ऑटोमेटिकली
कानून हरकत में आ जाता है, फिर तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, फिर तो हर चीज ऑटोमेटिकली उस किताब के हिसाब से चलती है। तैमूर साहब, जाहिर है कि यहाँ पे खदशा है वैसा अभी कुछ भी नहीं हो रहा। जी ठीक है तैमूर साहब, जैसे कि जाहिर है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट बड़ी मेन स्टेक होल्डर है, हम कहें कि अब जाहिर है कि रियासती सिक्योरिटी के हवाले से भी, तो क्या उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा अगर ऐसी सूरत हाल डेवलप होती है कि लॉन्ग मार्च, धरना ये अगर होता है, उनको इंटरवीन करने के लिए कहा जाएगा? क्योंकि माजी की तारीख यही बताती है कि उनको कहा गया है कि इंटरवीन करें और बातचीत करें। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि सबको एक पेज पर रहना चाहिए। हमारे सिक्योरिटी इदारों को पार्लियामेंट के साथ, वो पार्लियामेंट के अंडर आते हैं, उनको पार्लियामेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए और सबको वही करना होगा जो पाकिस्तान की बेहतरी में होगा और हमारे मफाद में होगा। जी ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन एमक्यूएम के हवाले से करना चाह रही हूँ तैमूर साहब आपसे ही, और वो एमक्यूएम के साथ अभी आपके क्या मामला तय पा रहे हैं? जाहिर है कि उन्होंने अपना शेयर मांगा था, पावर शेयरिंग की बात हो रही थी, तो अभी उस पर कोई हतमी फैसला नहीं हो सका, तो क्या आप कोई बता सकते हैं कि क्या फैसला हुआ अभी तक? देखिए जी, जो गवर्नर का नाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मशावत के साथ दे चुकी है। वो नाम अंडर कंसिडरेशन है। उनको गवर्नरशिप की हमने ऑफर दी थी जो उन्हें एक्सेप्ट की थी। उसके अलावा जो मेन खदशे थे उनके वो थे हमारे लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हिसाब से, तो उन्होंने 2 दिन पहले हमारे पास वो जमा करा दिया है। हमने काफी गौर से उसको रिव्यू किया है। कुछ चीजों पे शायद हमें फिर से बैठ के बात करनी पड़ेगी, पर कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। तो जो बातें हमने की थी और जो वादे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने किए थे वो सारे लाएअमल में हैं और आएंगे। जी ठीक है, सिद्दीक अल फारूक साहब, ये पीएमएलएन की कोई गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम तो है, लेकिन ये कोलेशन गवर्नमेंट है और मेरे ख्याल में सबसे लार्जेस्ट कोलेशन गवर्नमेंट है, जिसको फैसले सिर्फ अकेले नहीं लेने, सबके साथ मुशावरत से लेने हैं। एमक्यूएम भी उसका हिस्सा है। आपको लगता है कि एमक्यूएम के साथ आप लोग चल पाएंगे? देखिए, हम चल रहे हैं, बिल्कुल चलेंगे। एमक्यूएम और सारे सब ने बैठ के बात करनी है, इत्तेफाक राय से फैसले करने हैं। मैं तो शुरू में ही कह चुका हूं, जब आपने लंदन की बात की तो मैंने ये कहा ये पार्टी अपने तौर पर एक बयानिया या एक स्ट्रेटेजी सामने रखेगी और वो जो इत्तेहादी हुकूमत के तमाम पार्टनर हैं वो उनके सरबराहों के इजलास में सामने रखेगी। फिर उस पर तबादला ख्याल होगा और जिस बात पर इत्तेफाक होगा वो एमक्यूएम भी होगी, वो जनाब अली दूसरी पार्टियां समेत जेयूआई के, पीपल्स पार्टी के और जितनी पार्टियां भी हैं, सबके साथ मिलके ही हम इस जो है वो एक स्ट्रेटेजी फाइनल करेंगे स्ट्रेटेजी सामने आएगी। सिद्दीक अल फारूक साहब यहाँ पे शामिल करेंगे एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। पीएमएलएन की सियासत जो है मुसलसल इस वक्त कश्मकश में है। कोई ये चाहता है कि इलेक्शन फौरी अनाउंस कर देने चाहिए, तो किसी का ये बयानिया है कि अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं होने चाहिए, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। ये तमाम मामलात हैं पाकिस्तान की सियासत में। आगे चलकर क्या रुख इख्तियार करेंगे, इसी पर बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है फयाजुल हसन चौहान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, सूबाई वजीर इत्तलात भी रह चुके हैं पंजाब में। जी चौहान साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब बयानियां लेकर सड़कों पर है, लेकिन जो वो बयानियां बना रहे हैं अमरीकी साजिश का कह रहे हैं और यहाँ पे हैंडलर कह रहे हैं, और हैंडलर भी कभी कह रहे हैं कि मीर जाफर और मीर सादिक का नाम लिया जा रहा है। अभी उन्होंने रिसेंटली एक मुलाकात की है जर्नलिस्ट से और वो कह रहे हैं कि मीर सादिक और मीर जाफर जो हैं, जिस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, वो कहते हैं कि वो ज्यादा भी हो सकते हैं, और जब वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और असल मीर जाफर और मीर सादिक का नाम बताएंगे। ये जरा बताइए कौम को कि है क्या मामला ये? नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह दिवालिया होने के करीब है, तो वो बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। अब आप अगर उसमें से कोई और चीजें निकालने की जना कोई कोशिश कर रही हैं या कोई ख्वाहिश का इजहार कर रही है तो वो अलग बात है। तो चीजें क्लियर है कि जनाब हमारी सियासी जंग है, कंफ्यूज कर दिया कौम को सर, के मैदान में वो जंग लड़ कंफ्यूजन रहे है हैं यहाँ पर। एक चीज चले, जी जी ठीक है चौहान साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया इसके ऊपर, लेकिन आपने कहा है कि आवाम का प्यार, आवाम की मोहब्बत, आवाम का इजहार और चौहान साहब मेरा सवाल सुन लें एक बार फिर से। जी ठीक है, आप इमरान खान साहब इसके ऊपर वजाहत दे चुके हैं कि मैंने मीर जाफर और मीर सादिक, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहा था, लेकिन जो आज उन्होंने जर्नलिस्ट से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि असल मीर जाफर का नाम मैं बताऊंगा जब इस्लामाबाद पहुंचूंगा।
तो वो असल वाला मीर जाफर हम पूछ रहे हैं, वो तो बता दिया उन्होंने पहले ही। जी 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 चौहान साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, दोबारा से लाइन अप करने की कोशिश करते हैं फयाजुल हसन चौहान साहब को कि एक तरफ तो ये मामला एक बयानिया लेकर पीटीआई चल रही है, इसके ऊपर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आहर अहम होने हैं वो है मईशत के हवाले से। डॉलर है कि वो बढ़ता जा रहा है, रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है, और ये हुकूमत जो कि इस वक्त पीएमएलएन लीड कर रही है 3 बार पहले हुकूमत कर चुकी है, इमरान खान की हुकूमत को नाकारा, नाकाम, निकम्मा कह चुकी है, इसीलिए उसे छुटकारा हासिल किया और कहा कि हमारे पास जामिया प्लान है, वो प्लान हमें नजर नहीं आ रहा, मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया होने के दर पे है, करप्ट की तरफ जा रहा है। तो ये आखिर फैसले लंदन में क्यों हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया शबीर साहिबा बहुत शुक्रिया। पहली बात तो वो जो बंदा चला गया है उसने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। इमरान खान ने पहले कहा कि मीर जाफर सिराजुद्दौला का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। फिर जब कोई ऐसा मसला बना तो फिर यू टर्न लिया और कहा नहीं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। और फिर अब मौसूफ ने फिर यू टर्न लिया और कहते हैं नहीं, असल मीर जाफर और मीर सादिक का नाम मैं इस्लामाबाद आकर बताऊंगा। हम इंतजार कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।